Students, welcome to the second part of the chapter Industry and Trade. In the first part, we have seen about different industries like textile industry, jute industry, leather industry, cement industry, automobile industry, khadi and village industry, etc. In the second part, we will first see about agriculture. Okay. So, in India, agriculture is practiced using traditional and modern methods. इंडिया में एग्रीकल्चर दो मेथड्स को यूज करके प्रैक्टिस किया जाता है. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड. तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, जैसे कि अगर प्लविंग करना है यानी हल जोतना है तो वहां पे बुलक्स का यूज करेंगे, तो वो हो गया ट्रेडिशनल मेथड. और मॉडर्न मेथड यानी हल जोतने के लिए अगर ट्रैक्टर यूज किया गया तो उसे क्या कहेंगे, मॉडर्न मेथड्स. यानी मॉडर्न मेथड्स के लिए, मॉडर्न मेथड में एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स और इक्विपमेंट्स ये सारी चीजें यूज की जाती है. ओके, सो नेक्स्ट, मेनी एग्रीकल्चरल टास्क आर परफॉर्म्ड यूजिंग बुलक्स. बहुत सारे एग्रीकल्चरल टास्क होते हैं जो बुलक्स को यूज करके किए जाते हैं. ओके, similarly machines are being used in different tasks like plowing, sowing to harvesting, threshing etc. okay, जैसे कि अभी हमने देखा कि बुलक्स को यूज करके बहुत सारे एग्रीकल्चरल टास्क किए जाते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर में डिफरेंट टास्क के लिए मशीन्स यूज किए जाते हैं. जैसे कि प्लविंग के लिए, ओके, प्लविंग के लिए ट्रैक्टर को यूज कर लिया. सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग का मतलब क्या होगा, बीज बोना. जैसे फार्मर्स होते हैं वो फसल उगाते हैं, ठीक है, तो फसल के लिए सबसे पहले वो बीज बोते हैं तो उसे कहा जाएगा सोइंग. और हार्वेस्टिंग यानी जब एक बार क्रॉप्स ग्रो हो गया तो उसकी कटाई, ठीक है, फसल जब काटते हैं तो उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मशीन आती है, जैसे कि अगर धान में से चावल अलग करना है तो वो थ्रेशिंग मशीन के थ्रू किया जाता है. ओके, तो ऐसे ही मशीन का यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए किया जाता है, जैसे कि प्लविंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट, द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज एग्रीकल्चर एंड अदर टास्क बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया में जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर. और अदर टास्क मीन्स दूसरे काम भी किस पे बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर पे. ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर प्रैक्टिस्ड इन विलेजेस. सी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि जो हम एनिमल्स पालते हैं, जैसे कि अगर हमने एनिमल्स पाले, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा एनिमल हस्बेंड्री. और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये कहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, विलेजेस में. ओके, नेक्स्ट, 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. मीन्स इंडिया में इंडियन सोसाइटी 70% इंडियन सोसाइटी जो है जॉब के लिए किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे. ओके, नेक्स्ट, in this industry the participation of women is equal to that of men. means agriculture एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे men के बराबर में women भी participate करती हैं, ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्या दिया है कि the major occupation in India is agriculture and other tasks based on agriculture. means इंडिया में जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है और दूसरे काम भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. दूसरे अदर टास्क भी जो है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है. अब दूसरे टास्क यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर शक्कर बनाना है या फिर गुड़ बनाना है, ठीक है, तो वो किससे बनता है, शुगर केन से, ठीक है. और शुगर केन कहाँ से आता है, खेती करने से. तो अगर शक्कर या गुड़ बनाना है तो शुगर केन क्या हुआ, रॉ मटेरियल. ओके, मीन्स उस इंडस्ट्री के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन क्या हो गया, रॉ मटेरियल. तो इसी तरह से अदर टास्क जो है वो किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे. अब हम क्लॉथ का एग्जांपल ले लेते हैं. क्लॉथ जो है किससे बनेगा, कॉटन से, ठीक है. कॉटन ये क्या है, एग्रीकल्चर खेती करके होता है.
कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है और फिर उस थ्रेड से क्या बनता है, क्लोथ। ओके, तो इसलिए कहा गया है कि इंडिया में मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और अदर टास्क भी किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है इन डिफरेंट सीजन में, जैसे कि राबी सीजन हुआ, खरीफ सीजन हुआ। ठीक है, तो राबी सीजन किसको, मतलब ये जो सीजन है ये विंटर में होता है, खरीफ सीजन वो रेनी सीजन मीन्स रेनी सीजन के लिए हुआ। ठीक है, तो जैसे राबी सीजन जो विंटर में आता है तो उसमें जो है गेहूं की खेती की जाती है, और जो खरीफ सीजन है, ठीक है, जो रेनी सीजन में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है राइस की खेती की जाती है, चावल की खेती। ओके, तो इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है डिफरेंट सीजन में। ओके, नेक्स्ट, मेनी वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, मीन्स अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते हैं। ज्वार, व्हीट, राइस, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड। मेनली मीन्स ज्यादातर क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ज्वार, व्हीट, राइस, pulses and oil seeds. Okay, next, along with it cotton and sugarcane are processed to manufacture cloth and sugar respectively. See, अभी हमने देखा कि मेनली क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ज्वार, व्हीट, राइस, पल्सेस और ऑयल सीड्स, लेकिन उसके साथ साथ along with it क्या प्रोसेस किया जाता है, कॉटन, जिससे क्या मैन्युफैक्चर होता है, क्लोथ, और शुगर केन, उससे क्या बनता है, शुगर। Okay, next, agriculture also includes the production of fruits and vegetables. Means agriculture में सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं उगाए जाते, एग्रीकल्चर में और क्या इंक्लूड किया गया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन। ओके, nowadays industries processing these fruits and vegetables have come up. Means fruits और वेजिटेबल्स से जो है, जैसे कि फ्रूट से जैम बनाए जाते हैं, ठीक है, आपने किसान जैम देखा है, और फिर वेजिटेबल्स को यूज करके जो है जैसे टोमेटो केचप, ठीक है, तो उसके लिए भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड किया गया है, और इसके लिए भी इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर फुलफिल्स मैन्स बेसिक नीड्स। खेती से ही मीन्स एग्रीकल्चर से ही मैन के बेसिक नीड्स फुलफिल होते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ओके, ये मैन के बेसिक नीड्स होते हैं, और ये भी किससे फुलफिल होते हैं, एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एनकरेज फार्मिंग, मीन्स फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। ओके, लोन्स आर गिवन टू फार्मर्स थ्रू रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। रूरल बैंक्स यानी विलेज में ही बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे होती है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, तो ये लोग जो है मीन्स रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ये फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी विजिट्स, मीन्स फार्मर्स के लिए स्टडी विजिट्स के लिए भी मतलब उनको प्रोवाइड होता है, जैसे कि अगर किसी एक फार्मर को भी विलेज में, अगर किसी एक फार्मर को भी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, ताकि वो जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और फार्मर जो है वो प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो इसके लिए जो है फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल आउटडोर ट्रिप्स प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी विजिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चरल आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर्स, यानी ये सब जो है पंचायत समिति के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं। फार्मर्स गेट टुगेदर का मतलब यानी कि बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होंगे, आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पंचायत समिति के थ्रू क्या क्या प्रोवाइड होता है, स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चरल आउटडोर ट्रिप्स, ओके, एंड फार्मर्स गेट टुगेदर्स आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द पंचायत समितिस टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर। मीन्स एग्रीकल्चर में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए फार्मर्स के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, और ये किसके थ्रू प्रोवाइड होता है, पंचायत समिति के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स
सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो सप्लाइड, यानी फार्मर्स को ये सारी चीजें भी दी जाती है, सप्लाई की जाती है। क्या क्या है? टूल्स है, इम्प्लीमेंट्स है, सीड्स है, मीन्स अच्छा से अच्छा बीज देना, ताकि फार्मर्स जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो क्रॉप्स का यील्ड अच्छा हो, मीन्स उसकी उपज अच्छी हो। ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। ओके, तो ये सारी चीजें भी फार्मर्स को सप्लाई की जाती हैं। नेक्स्ट, द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग। सी, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट क्या दिया है? सॉइल टेस्टिंग, यानी सॉइल टेस्टिंग का मतलब मिट्टी को चेक करना है, टेस्ट करना है कि कौन सी मिट्टी जो है कौन से क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। ओके, सॉइल टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, ठीक है, ब्राउन सॉइल होता है, तो कौन सी मिट्टी मीन्स कौन सा सॉइल जो है कौन से क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, तो जो ब्लैक सॉइल है वो शुगर केन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग। नेक्स्ट है नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स, मीन्स जैसे कि अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो नर्सरी का मतलब क्या होगा कि पौधा, जैसे फ्रूट प्लांट्स के पौधे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो फार्मर्स उसको मतलब अगर उसके लिए नर्सरी बनाया है तो फार्मर्स लेके जाएंगे फ्रूट प्लांट्स, वो अच्छे से मतलब उसका ग्रोथ करेंगे, तो उससे भी उनका इनकम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है? फिश फार्मिंग। जैसे कि अगर हमारे पास मीन्स हमारे घर के सामने, जैसे हम गांव में रह रहे हैं, हमारे गांव में मतलब ज़मीन बहुत होती है, तो अपने किसी ज़मीन में हमने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह अगर बना लिया, ठीक है, तो उसमें हम फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। आजकल तो फिश के सीड्स भी आते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फिश भी हो रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? पिसीकल्चर। तो इसके बारे में भी फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फिश फार्मिंग करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब जैसे मुर्गियाँ पालते हैं, ठीक है, तो उसे पोल्ट्री कहा जाएगा। नेक्स्ट कैटल एंड गोट रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब क्या होगा? पालना, ठीक है, कैटल और गोट को पालते हैं। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग। तो ये जो अभी हमने देखा कि सॉइल टेस्टिंग, नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स, पिसीकल्चर, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग एट्सेट्रा, तो इन सबसे रिलेटेड फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस इज गिवन टू फार्मर्स बाय अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मीन्स फार्मर्स को सिर्फ ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड होती है, बल्कि उनको गाइडेंस भी दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये गाइडेंस कौन देता है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू बिल्ड वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूस्ड, यानी फार्मर्स को उनको वेयर हाउस बिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जाता है, ताकि वो अपने फार्म प्रोड्यूस को स्टोर कर सके, जैसे गोडाउन वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो साल भर का अनाज जो है प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर उनके पास गोडाउन या फिर वेयर हाउसेस नहीं रहा फार्म प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, और यहाँ वहाँ अगर फेंका रहा वो प्रोडक्ट जो उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस किया है, फसल उगाया है, ठीक है, तो वो सड़ सकता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो तो पूरे मतलब एक ही सीजन में उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, पोटैटो उगाया जाता है, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में एक साथ ही वो पोटैटो बेच दिया जाए, ठीक है, फार्मर्स स्टोर करके रखेंगे उसको, और जो मार्केट में पोटैटो की प्राइस जब इंक्रीज होगी तब वो बेचेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस सीज़न में पोटैटो है उस सीज़न में ही उसका प्राइस ज़्यादा हो। अगर उनके पास वेयर हाउस है, गोडाउन्स है, तो फार्मर्स क्या करेंगे? वो पोटैटो को स्टोर करके रखेंगे, और जब देखेंगे कि मार्केट में पोटैटो का प्राइस बढ़ रहा है तब उसको बेचेंगे। लेकिन वो पोटैटो को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए वेयर हाउस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए फार्मर्स को वेयर हाउस बिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। In the fourth five-year plan, focus was placed on paper industry, pharmaceutical industry, motor tractor industry, leather goods, textile industry, food processing industry, oil, color, sugar industries, etc. See,
हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान। तो हमने टोटल 9th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा था, ओके, 4th चैप्टर में। तो इसमें क्या कहा गया है कि इन द 4th 5 ईयर प्लान फोकस वॉज, यानी फोकस किस पे दिया गया था, कौन से इंडस्ट्री पे, पेपर इंडस्ट्री पे, ठीक है। पेपर किससे बनाया जाता है, ट्री से ही, ओके। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मेडिसिन बनते हैं। नेक्स्ट मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट है लेदर गुड्स, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में जो है लेदर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि लेदर गुड्स कौन से होते हैं, लेदर से क्या बनाया जाता है, सैंडल्स होते हैं, पर्सेस होते हैं, ठीक है, बैग्स है और बेल्ट्स वगैरह है। और आपने देखा होगा कि व्हीकल के जो सीट्स वगैरह रहते हैं वो भी लेदर गुड्स ही है, ठीक है, वो लेदर से ही बनते हैं। नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल, कलर, शुगर इंडस्ट्री एटसेट्रा, ओके। सो 4th 5 ईयर प्लान पे फोकस किस पे दिया गया था, पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल, कलर, शुगर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट, according to the industrial licensing policy of 1970, all those factories requiring an investment of more than 5 crore rupees were to be included as heavy industries. See, heavy industries और small industries दो टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए अगर 5 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो उस इंडस्ट्री को क्या कंसिडर किया जाएगा, हेवी इंडस्ट्रीज, ओके। और जिसमें जो है 5 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो उसे क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1970, सी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस लगता है। अगर किसी भी टाइप का इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए लाइसेंस लगता है, ठीक है, लाइसेंस जरूरी होता है। All those factories requiring an investment of more than 5 crore rupees were to be included as heavy industries. Means ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1970 है, 1970 में ही ये पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ऑल दोज फैक्ट्रीज, यानी जितने भी फैक्ट्रीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से भी ज्यादा लगा है वो किसमें इंक्लूड किए गए, हेवी इंडस्ट्रीज में, ओके। नेक्स्ट, the big industrial houses and foreign companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for the public sector, ठीक है। तो जितने भी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस और ये मतलब जो हेवी इंडस्ट्रीज है उनमें वो इंडस्ट्रीज में जो है फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया गया कि वो हेवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1970, ओके। इससे पहले 1970 के पहले जो है ये अलाउ नहीं था कि फॉरेन कंपनी जो है हेवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1970 के बाद ये परमिशन मिल गई, फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया कि वो हेवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी by the end of 1972, 3,18,000 small industries were registered with the government registration office, okay। As a result of this policy, means ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1970 है, ये पॉलिसी की वजह से एंड ऑफ 1972 यानी 1972 का ईयर खत्म हो रहा था तब 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज, हम अब हेवी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज। कितने, 3,18,000। ये इंडस्ट्रीज को कहाँ रजिस्टर किया गया, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल वेल्थ। द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, आयरन एंड कोल प्लेज अ मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स का अवेलेबल होना, आयरन और कोल का अवेलेबल होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, आयरन एंड कोल प्लेज अ मेजर रोल। ये तीनों जो मिनरल्स है, आयरन है और कोल है, इन्होंने मेजर रोल प्ले किया किसमें,
कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. ओके, नेक्स्ट, वी हैव एडिक्वेट स्टोर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, कोल एंड मिनरल ऑयल इन अवर कंट्री. हमारे कंट्री में जो है एडिक्वेट स्टोर है, मीन्स सफिशिएंट स्टोर्स है. किसका किसका? आयरन का, मैंगनीज का, कोल और मिनरल ऑयल का. ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसोर्सेस. गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड सम फॉरेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को जो है रिजर्व करके रखा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा था पेपर इंडस्ट्री. तो पेपर किससे बनाया जाता है? ट्री से ही. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जो फॉरेस्ट बेस्ड होते हैं. ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखा है वो इंडस्ट्रीज के लिए जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है. ओके, नेक्स्ट, द टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट is done by the central government, the state government and by the local people. लेकिन ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम यानी फॉरेस्ट को सुरक्षित रखने का जो टास्क है ये किसके किसके हाथों में दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और किसके? लोकल पीपल के भी. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. अब जो इंडस्ट्री फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है तो फॉरेस्ट ज़रूरी है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड हो सके. ओके, जैसे कि कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन में जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें बैम्बू की ज़रूरत होती है. तो बैम्बू आएगा कहाँ से? फॉरेस्ट से. ओके, नेक्स्ट है पेपर. पेपर किससे बनता है? ट्री से. न्यूज़ प्रिंट. न्यूज़ प्रिंट क्या है? अ चीप लो क्वालिटी पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़ पेपर्स. न्यूज़ प्रिंट क्या है? एक सस्ता लो क्वालिटी का पेपर जो कि यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए. ओके, उसे कहेंगे न्यूज़ प्रिंट. नेक्स्ट है सिल्क. मैच बॉक्सेस. आपने देखे मैच बॉक्सेस, जो माचिस होता है उसमें लकड़ियाँ होती है, तो भी ये भी मैच बॉक्सेस जिस इंडस्ट्री में बनाया जाता है तो वो भी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? फॉरेस्ट के ऊपर. ओके, नेक्स्ट है मेडिसिनल हर्ब्स यानी जो जड़ी बूटियाँ होती है. ठीक है, जिससे मेडिसिन बनाए जाते हैं. ठीक है, सोप वगैरह बनते हैं, नीम है, बबूल है. ओके, तो ये मेडिसिनल हर्ब्स. नेक्स्ट, हनी. लैकर. लैकर मतलब क्या होता है? जैसे कि लकड़ियाँ वगैरह है, वुड वगैरह रहते हैं, उस पर पॉलिश करते हैं तो उसे लैकर कहा जाएगा. ठीक है, एंड रॉ मटेरियल नीडेड फॉर पेंट यानी पेंट के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है तो वो भी कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से. ओके, so forests are necessary for the raw material for industries like construction, paper, newsprint, silk, matchboxes, medicinal herbs, honey, lacquer and raw material needed for paint. Okay, next, fisheries. Fisheries include seawater fish and freshwater fish found in rivers, canals, ponds and lakes. सी फिशरीज में जो है क्या इंक्लूड किया गया है? कौन से वाटर फिश? सी वाटर फिश और फ्रेश वाटर फिश. ओके, सी वाटर फिश जो सी में फिश पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर फिश ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रिवर्स में, कैनल्स में, पॉन्ड्स और लेक्स में. ओके, नेक्स्ट है हार्बर्स. हार्बर्स को हम पोर्ट्स भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? बंदरगाह. सो हार्बर्स हैव बीन बिल्ट यानी फिशरीज के लिए, फिशिंग ऑक्यूपेशन के लिए हार्बर्स बिल्ड किए जाते हैं जहाँ पे फिशरमैन जाते हैं और फिश को कैच करके हार्बर्स पे लेके आते हैं और वहीं से जो है फिश का सप्लाई होता है. ठीक है, सो हार्बर्स हैव बीन बिल्ड और ओल्ड हार्बर्स हैव बीन रीडेवलप्ड यानी नए नए हार्बर्स जो है फिशिंग एक्टिविटीज के लिए, फिशरीज के लिए बनाए जाते हैं और जो पुराने हो चुके हैं उनको क्या किया जाता है? रीडेवलप. ओके, फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स मीन्स जहाँ पे फिश के एग पाए जाते हैं. इंक्यूबेशन मतलब क्या होगा? एग, जहाँ पे फिश सीड और उनके जो एग पाए जाते हैं वो. एंड फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री. मीन्स जो ये फिशरीज है ये भी एक इंडस्ट्री है. फिशरमैन को इससे इसके वजह से जो है
एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब प्रोवाइड होता है, ठीक है, जॉब मिलता है, वो भी अर्न कर सकते हैं। तो जो फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स है और फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स है, ये प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? फिशरीज, ये जो फिशरीज इंडस्ट्री है इसको ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टूरिज्म। इंडिया हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज मतलब क्या होगा? विरासत। आप सभी को पता है कि इंडिया में क्या है? रिच, इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि फोर्ट्स है, ओके, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, ओके। नेक्स्ट, देयर आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। इंडिया में जो है पूजा के लिए, वर्शिप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस की पूजा के लिए बहुत सारे प्लेसेस है, ओके। जैसे सिख के लिए जो है गुरुद्वारा, और फिर जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए मस्जिद, ओके, और हिंदूज के लिए तो बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स है, ठीक है। सो देर आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। पिलग्रिमेज सेंटर मतलब जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, ओके। कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स। कॉन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या होगा? संगम, यानी कि जहाँ पे 2-3 नदियों का संगम होता है। तो एकदम बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ का है? प्रयागराज। हमारे यूपी में जो प्रयागराज है वहां पे 3 नदियों का संगम हुआ है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स। तो वहां पे भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, ओके। रिवर्स में मीन्स कुछ ओकेजन आया तो फिर नहाने के लिए जाते हैं, जैसे कुंभ मेला लगा, ओके। तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स, यानी जहाँ पे 2 या 3 नदियों का संगम होता होगा तो उसे कहेंगे कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट है फोर्ट्स, किले हैं बहुत सारे, केव्स एटसेट्रा ऑल ओवर अवर कंट्री, ओके। नेक्स्ट, टूरिस्ट फ्रॉम अवर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड ट्रैवल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर जो है टूरिस्ट अपने कंट्री से भी और अब्रॉड कंट्री से भी इंडिया में ट्रैवल करते हैं, ओके। नेक्स्ट, द फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड थ्रू द टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सी मीन्स जो टूरिस्ट होते हैं, चाहे वो अपने ही कंट्री के क्यों ना हो या फिर अब्रॉड से आए हुए क्यों ना हो, तो उनको रहने के लिए मीन्स टू स्टे, रहने के लिए जगह, उनके ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो एटसेट्रा। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है कौन प्रोवाइड करता है? किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू, ओके। नेक्स्ट है सेल ऑफ क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जैसे कि डेकोरेटिव आइटम्स हुए, जैसे अगर हम टूरिज्म के लिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं तो इनकम अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं? डेकोरेटिव आइटम्स जो है बनाते हैं अपने हाथों से। जो मीन्स अगर हम अननोन प्लेस पे गए हैं, कभी फर्स्ट टाइम गए हैं, तो हम वहाँ की चीज़ों को मीन्स अच्छे से नहीं जानते, ठीक है, कि मतलब वहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है, क्या है, तो उसको लेके हम एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ हम यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इसलिए उसका नाम क्या दिया है? सेल ऑफ क्यूरियस, मीन्स जिसको देख के जो है हम फर्स्ट टाइम गए रहेंगे तो हमें वो चीज़ पता नहीं रहेगी, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहेगा, ठीक है। तो सेल ऑफ क्यूरियस, क्यूरियस इज नथिंग बट डेकोरेटिव आइटम्स, ओके। एंड द होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन टूरिस्ट प्लेसेस, ओके। सो टूरिस्ट प्लेसेस पे क्या क्या है? सेल ऑफ क्यूरियस और होटल इंडस्ट्रीज भी है, ताकि मीन्स सभी जो है इनकम अर्न कर सके। नेक्स्ट, इन सम प्लेसेस देर आर गाइड्स who give information to tourists about that area, मीन्स कुछ प्लेसेस पे तो गाइड्स भी होते हैं, जैसे अगर हम अननोन प्लेस पे गए हैं तो फिर मतलब उस अननोन प्लेस के बारे में हमें पता नहीं होगा, तो वहाँ पे वो गाइड्स रहते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं कि हाँ ऐसे जाओ वैसे जाओ जो भी है, और बदले में वो मनी लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो गाइड्स होते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, ठीक है। Next, sometimes when vehicle don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourist in return for a fee. Suppose अगर जैसे कि हमें माउंटेनियस एरिया पे जाना है, कोई फोर्ट पे जाना है और फोर्ट जो है वो माउंटेनियस एरिया पे है, मीन्स ऊंचाई पे है, या फिर किसी मंदिर में ही जाना है और वो मंदिर ऊंचाई पे है, तो वहां तक व्हीकल्स नहीं पहुंच पाएगा,
और वहाँ तक अगर व्हीकल्स मतलब नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ के लोकल पीपल जो होते हैं वहाँ तक हमें पहुँचाते हैं, ठीक है, और वो बदले में क्या लेते हैं, हमसे फी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड आउट ऑफ दीज नीड्स, और इसके वजह से मीन्स टूरिज्म में भी बहुत सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड आउट ऑफ दीज नीड्स, तो इस इन्हीं ज़रूरत की वजह से जो है इस इंडस्ट्री से भी मीन्स टूरिज्म से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, ओके। नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड। When planning started in 1951, the import of industrial goods and raw material required for production increased. India's imports included machines, iron, mineral oil, fertilizers, medicines, etc. See, जब गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, मीन्स गवर्नमेंट ने जब 1951 में प्लानिंग स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हमारे कंट्री में मीन्स इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तो जो है इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने के लिए, ठीक है, मीन्स गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बाहर के देशों से मीन्स बाहर के कंट्री से, जैसे फॉरेन कंट्री से कुछ जो है सामान, कुछ चीज़ें जो है प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट कराना पड़ता था, ठीक है। तो जैसे कि क्या दिया है कि इंडियाज इंपोर्ट्स इंक्लूड, इंडिया के इंपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, मशीन्स, आयरन, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स एट्सेट्रा, ओके। मीन्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मशीन्स वगैरह चाहिए। तो उस टाइम पे जो है हमारे पास मीन्स हमारे कंट्री के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन्स वगैरह नहीं थे, जिसके वजह से हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ा। मीन्स क्या क्या है इसमें, मशीन्स, आयरन, mineral oil, fertilizers, medicines, etc. Okay. Next, India also gave impetus to exports after independence in order to gain valuable foreign exchange. See, India सिर्फ import ही नहीं कराती, ठीक है, exports भी होता है। तो क्या बोला है कि India also gave impetus to exports, मीन्स इंडिया हमारे कंट्री को भी बढ़ावा मिला इसमें एक्सपोर्ट्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था कि अगर हम अपने कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स को अगर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ के फॉरेन कंट्री जो है उनके करेंसी में हमें पैसे देगी, ठीक है। जैसे अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट किया गुड्स को तो वो डॉलर देंगे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में जो है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इंक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड टी, कॉफी, स्पाइसेस मीन्स मसाले, कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एट्सेट्रा। मीन्स हमारे कंट्री में जो है टी, कॉफी, ये जो थिंग्स दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कौन सी चीज़ें, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एट्सेट्रा। तो ये हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होगा कि विद इन अ कंट्री, मीन्स कंट्री के अंदर ही अगर ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनल ट्रेड, ओके। इंडियाज इंटरनल ट्रेड takes place via railways, waterways, roads, airways, etc. तो इंडिया का इंटरनल ट्रेड जो है किसके थ्रू किया जाता है, रेलवेज के, वाटरवेज के, रोड्स, एयरवेज एट्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट, पोर्ट्स लाइक मुंबई, कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई आर इम्पॉर्टेंट। मीन्स ये जो पोर्ट्स है, बंदरगाह, कौन से पोर्ट्स, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कमोडिटीज। कमोडिटीज मीन्स गुड्स लाइक कोल, कॉटन टेक्सटाइल्स, राइस, व्हीट, रॉ जूट, आयरन, स्टील, ऑयल सीड्स, सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड, ओके। इंटरनल ट्रेड में कौन से कमोडिटीज इंक्लूड किए गए हैं, कोल है, कॉटन,
cotton textiles, rice, wheat, raw jute, iron, steel, oil seeds, salt, sugar, etc. ओके, ये सब किसमें इंक्लूड किए गए हैं? इंटरनल ट्रेड में. Due to the development of industries, the standard of life in the country improves. मीन्स हमारे कंट्री में हमारे कंट्री के इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होने की वजह से कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हुआ? इम्प्रूव हुआ. ओके, मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकम अवेलेबल. और जॉब के लिए इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होने की वजह से कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हुआ ही, लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारे जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हुए. ओके, ऑन द होल अगर पूरी तरह से देखा जाए, इट हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. ओके, ऑन द होल इट हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द country. Hope you understood this part also. In the next chapter, we shall see how the life of Indians has been changing. Okay, thank you for watching this